बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक्सोलोसॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। हम CS610 कंप्यूटर नेटवर्किंग शॉर्ट नोट्स लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम VU के लेक्चर 1 to 4 को कवर करने वाले हैं। इस शॉर्ट नोट्स वीडियो के तहत मैं आपकी प्रिपरेशन करवाऊँगा विद कंसेप्चुअल, विद एक्सप्लेनेशन। आपको इस काबिल किया जाएगा कि आप हर तरह के कंसेप्ट आपके क्लियर हों, प्रिपरेशन विद एक्सप्लेनेशन हो। मैं एक सिमुलेटर का इस्तेमाल करूंगा, जो कंसेप्ट दिया करूंगा उन्हें इम्प्लीमेंट करके दिखाया करूंगा, मतलब प्रैक्टिकली परफॉर्म करूंगा चीज़ों को। अपने बारे में मैं बताता चलूं, मैं VU की तरफ से MIT, MSCS और सिस्को की जानब से CCNP सर्टिफाइड हूँ। CCNP सिस्को नेटवर्क प्रोफेशनल हूँ मैं। नेटवर्किंग मेरी स्पेशलिटी है, तो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है 15 साल का। इससे पहले फाइनल टर्म के लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये मिड टर्म प्रिपरेशन है, 5 या 6 वीडियो के अंदर हम मिड टर्म की प्रिपरेशन कर लेंगे। आज इसका पार्ट 1 है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो के साथ साथ यहाँ पे क्विज़, असाइनमेंट, GDB सारा कुछ शेयर होता है, टाइमली और एक्यूरेटली होता है। वीडियो पूरी सुनिएगा, इंशाल्लाह कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, मज़ा भी आएगा। बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दूंगा इंशाल्लाह मैं। आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, फिर आपको किसी रट्टे की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकेंगे, चीज़ों को बयान कर सकेंगे, एक्सप्लेन कर सकेंगे, डिस्क्राइब कर सकेंगे। इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ नेटवर्क एंड इंटरनेट, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क, कम्प्लेक्सिटी ऑफ नेटवर्क सिस्टम, रिसोर्स शेयरिंग, प्रोबिंग द इंटरनेट, पैकेट्स एंड फ्रेम। ये वो एजेंडा है जो VU के 4 लेक्चर्स कवर कर देता है। एक वीडियो के अंदर हम बेहतरीन तरीके से इसको कवर करने वाले हैं। नेटवर्क क्या होता है जी? कनेक्टिंग 2 और मोर डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में जोड़ना नेटवर्किंग कहलाता है। क्यों जोड़ते हैं हम? नेटवर्किंग क्यों करते हैं हम? ताकि इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सके और सोर्सेज को शेयर किया जा सके। बिलफर्ज मेरे पास एक प्रिंटर है पूरे मेरे नेटवर्क के अंदर, तो बजाय इसके कि मैं हर सिस्टम के साथ प्रिंटर लगाऊं, क्यों ना मैं नेटवर्किंग कर लूं, वो प्रिंटर शेयर कर लूँ और सारे सिस्टम उसी प्रिंटर से ही प्रिंट निकाल सकें। फाइल सर्वर क्या होता है कि ये एक पूरी लैब है। लैब के अंदर 15, 20, 30 आपके कंप्यूटर्स हैं, बट आपने वो बहुत ज़्यादा कोई एफिशिएंट किस्म के नहीं लगाए, नॉर्मल लगाए हैं। आप एक सिस्टम अच्छा रख लें, सारा डाटा वहाँ पे रख के बाकियों को शेयर कर दें। ये शेयरिंग है, रिसोर्स शेयरिंग है, प्रिंटर शेयरिंग है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। मेरा आप लेक्चर देख रहे हैं, ये YouTube पे पड़ा हुआ है। दुनिया में कहीं आप मौजूद हैं, YouTube कहीं पे भी मौजूद है। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने YouTube पे लिखा CS610 शॉर्ट नोट्स बाय टेक्सोलोसॉफ्ट, तो मेरा ये वीडियो लेक्चर आपके सामने आ जाएगा। इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, नेटवर्किंग हुई है ना। आप जब इंटरनेट से कनेक्ट हैं, समझे नेटवर्किंग हुई है। नेटवर्किंग हुई है तो इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो सकती है, रिसोर्स भी शेयर हो सकते हैं। पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है। पूरी दुनिया इस वक्त ग्लोबल विलेज है ड्यू टू नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के तहत स्विचेज आएंगे, ब्रिजेज आएगा, रिपीटर, फायरवॉल, राउटर्स, सिस्टम्स, वर्क स्टेशन, इसी के ऊपर सारी की सारी बात होनी है। नेटवर्किंग के अंदर हमने इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। तो ये होती है नेटवर्किंग। अगर एक लाइन की डेफिनेशन करूँ, आपने यही करनी है, कनेक्टिंग 2 और मोर कंप्यूटर्स, 2 और मोर सिस्टम फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज इज कॉल्ड नेटवर्किंग। अब इंटरनेट क्या होता है जी? इंटरनेट ये होता है कि आप छोटे छोटे अपने ना लोकल एरिया नेटवर्क, अपने ऑफिस में आपने एक नेटवर्क बना लिया, जस्ट लाइक दैट। ये किसी और ने अपने ऑफिस में नेटवर्क बना लिया, ये किसी और ने अपने ऑफिस में नेटवर्क बना लिया। और थ्रो राउटर्स, ये वो डिवाइसेज हैं जो हम आने वाले दिनों में स्विच, राउटर, हब, ब्रिज, हर एक को स्टडी करने वाले हैं। आप आपस में कनेक्ट होगा तो हम कहते हैं कि ये नेटवर्किंग हो गई, ये इंटरनेट है, दी पब्लिक इंटरनेट है। क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में नेट बनाया, नेटवर्क स्टैब्लिश किया हुआ है।
उसने दूसरे कैंपस में किया हुआ है, तीसरे कैंपस में किया हुआ है, और थ्रो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सबको आपस में कनेक्ट कर दिया, तो इसे हम कहते हैं दी इंटरनेट। अब अगर इसकी मैं डेफिनेशन करूं, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। मतलब छोटे छोटे नेटवर्क जब एक जगह इकट्ठे हो गए, एक बैकबोन से आईएसपी, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की मदद से जब हमने उन्हें इकट्ठा कर लिया, तो हम उसे कहते हैं कि जी ये इंटरनेट है। तो तरीकाकार इसका क्या है, इसमें डायल अप, केबल, डीएसएल, आईएसपी ये सारे मिलते हैं। लोग अपने अपने घरों में ये देखें, कोई कहाँ पे, कोई कहाँ पे, कोई डीएसएल, कोई डायल अप, किसी भी तरीके से वो देखें पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट है। इसे हमने इंटरनेट का नाम दे दिया है। नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। अब नेटवर्क की अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क की बात करें, तो नेटवर्क्स को हम ना 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से क्लासीफाई कर सकते हैं। बाई साइज़ कर सकते हैं, बाई कनेक्टिविटी कर सकते हैं, बाई मोबिलिटी कर सकते हैं, तो बाई मीडियम कर सकते हैं। तो 4 तरह से हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। बाई साइज़ की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि एक ऑफिस के अंदर जो आप, एक बिल्डिंग के अंदर जो आप नेटवर्क बनाते हैं, उसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जो अंडर सिंगल प्रीमिसेस होता है, अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अंडर सिंगल प्रीमिसेस होता है, उसे हम कहते हैं लोकल एरिया। आपने 5, 7, 10 कंप्यूटर, 50 भी जोड़ सकते हैं आप, आपने वो बनाए अपने रिसोर्स शेयरिंग करने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने के लिए, और तो उसको हम कहेंगे ये है जी आपका। मैं इसको अगर बड़ा कर दूं, ज़रा इमेज को दिखाता हूँ आपको, ये देखें जी, आपके पास यहाँ पे आईपी फ़ोन है, सर्वर है, ये स्विच के थ्रू आप इन सब से कनेक्ट हैं। दूसरे एक और बिल्डिंग है, उसमें डिफरेंट पीसी हैं, वो आपस में कनेक्ट हैं स्विच के थ्रू, और राउटर के थ्रू सारे फिर इंटरनेट के ऊपर जा रहे हैं। राउटर वो मेन डिवाइस होगी जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करवाएगी। आपने घरों में देखा हुआ डीएसएल एक डिवाइस पड़ी हुई होती है, एक्चुअली वो राउटर है। उसकी मदद से हम इंटरनेट पे जाते हैं और वहाँ से डाटा हमारा इंटरनेट के पास उस पर आता है और फिर हमारे सिस्टम में आके डिस्ट्रीब्यूट होता है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, एरिया अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन एक बिल्डिंग के अंदर। और फिर वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, जो कंट्रीज़ के दरमियान, मतलब जब मैं अपने यहाँ पे बैठ के अपने भाई से साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में बात कर रहा हूँ, तो मैं वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ। उसकी कोई हद नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है, और अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वो पब्लिक इंटरनेट है, इसलिए उसे हम पब्लिक इंटरनेट भी बोलते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, जिसकी कोई जिग्राफिकल लिमिट नहीं होती। अच्छा, डेफिनेशन याद रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क जो कि सिंगल बिल्डिंग में हो, किसी ऑफिस में हो, और एरिया अंडर सिंगल प्रीमिसेस, मतलब उसकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन सिंगल पर्सन के हाथ में हो, कोई एक सिंगल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के पास हो, उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये जितने लोकल एरिया आपस में मिल जाते हैं जब बैकबोन के थ्रू, इसे हम वाइड एरिया नेटवर्क या इंटरनेट कहते हैं। छोटे छोटे नेटवर्क आपस में, मतलब मैंने अपने घर में बैठ के किसी और जगह से बात कर रहा हूँ, तो समझो मैं वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इंटरनेट का पार्ट हूँ, क्योंकि मैंने आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू एक लिंक ले लिया, एक कनेक्शन ले लिया, और मैं इंटरनेट से कनेक्ट हो गया। तो इसे हम इंटरनेट या वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो मेरा ख्याल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लोकल एरिया नेटवर्क इज ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेज। पेरिफेरल डिवाइसेज जो कंप्यूटर के साथ डिवाइस अटैच होती हैं, प्रिंटर, स्कैनर वगैरह, उसे पेरिफेरल डिवाइसेज कहते हैं। दैट शेयर अ कॉमन कम्युनिकेशन लाइन ओवर अ वायरलेस लिंक टू अ सर्व विद अ distinct geographical area. A local area network may serve as few as 2-3 users in a home office or several hundred users in a corporate central office. ज़रूरी नहीं है कि 2-4 कंप्यूटर हों, 100, 500, 1000 कंप्यूटर पे हो सकते हैं, मगर एरिया अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन होगा लोकल एरिया। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होगा जी, वाइड एरिया नेटवर्क आल्सो नॉन एज वैन, लार्ज नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट टाइड टू ए सिंगल लोकेशन। वो सिंगल लोकेशन पे टाइड नहीं है। WAN can facilitate communication, the sharing of information and much more between devices from around the world through WAN provider, wide area network provider. गूगल पे हम जाते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क आप दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के गूगल पे सर्च करते हैं, समझो आप वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं। इंटरनेट क्या है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। मैंने एक साइट बनाई, आपने एक साइट बनाई, ए ने एक साइट बनाई, सी ने एक साइट बनाई, ISP से कनेक्टर लिया और अपनी साइट अपलोड कर दी
इंटरनेट के ऊपर। तो अब सारी दुनिया जो जो उसको देख रही है, क्योंकि वो एक मेन बैकबोन से कनेक्ट हैं, आईएसपी से कनेक्ट हैं, तो इसलिए वो पूरी दुनिया हमारी एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट पे पड़ी है, हम एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। बाई साइज़ में ये दो आते थे। आपको क्वेश्चन आएगा बाई साइज़ के हवाले से, टाइप्स ऑफ नेटवर्क बाई साइज़ आपने बताना है, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन आएगा बाई कनेक्टिविटी। तो आपने कहना दो तरह की होती है, पॉइंट टू पॉइंट होती है कनेक्टिविटी और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होती है, या ब्रॉडकास्ट से कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट के अंदर दो आती हैं जी, स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। ये मैंने स्टार टोपोलॉजी बनाई है। इसके अंदर एक सेंट्रल हब होती है, सारे सिस्टम उससे अटैच होते हैं, इसको हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। ये बातें मैं आपको CS 601 के लेक्चर में भी सिखा चुका हूँ सारी, इसलिए मैं ज़्यादा इनके ऊपर बात नहीं कर रहा। अगर आपने मेरा CS 601 के लेक्चर नहीं देखे तो काइंडली वो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारा पेपर मेरा उन्हीं शार्ट नोट्स में आया था। उसके आप कमेंट्स में जाके देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपके शार्ट नोट से ही पेपर बना। उसके बाद ट्री टोपोलॉजी है। इन ट्री टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर सच अ वे दैट दे मेक अ ट्री शोन इन द फिगर। ये देखें, ये ट्री बनता जा रहा है एक। तो बाई कनेक्टिविटी के लिहाज से दो हैं, कौन से? एक तो पॉइंट टू पॉइंट और एक ब्रॉडकास्ट। पॉइंट टू पॉइंट के अंदर फर्दर दो हैं, स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। ये स्टार टोपोलॉजी है और ये ट्री टोपोलॉजी है। बाई कनेक्टिविटी चल रहा है अभी। ब्रॉडकास्ट के अंदर फिर फर्दर दो हैं, सेटेलाइट या ये रेडियो या रिंग टोपोलॉजी। ये भी ब्रॉडकास्ट होती है, ब्रॉडकास्ट ही होती है ना। ये देखिए सिग्नल नशर कर रहा है और आपका डिवाइस जो होती है वो उसे कैच करता है। इस तरह से आपने घर में वाईफाई लगाई हुई है तो वो ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। एक एरिया है 15 मीटर का या 20 मीटर का, उसके अंदर ब्रॉडकास्ट हो रही होती है। जो जो उस रेंज में आता है उसको सिग्नल मिलते हैं, वो वाईफाई से कनेक्ट होकर अपना डाटा सेंड या रिसीव कर सकता है। दूसरी ब्रॉडकास्ट एग्जाम्पल रिंग टोपोलॉजी है। इसके अंदर जिसके पास कंप्यूटर आपस में एक रिंग में जुड़े होते हैं, मतलब इसकी केबल इसमें लगी होती है, इसकी इसमें और इसकी इससे और इसकी पहले में, तो ये एक रिंग फॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसे रिंग कहते हैं। अब इसमें डाटा कौन सेंड करता है? जिसके पास टोकन होता है। ये एक पीस ऑफ कोड होता है, जिसके पास होता है उसको अथॉरिटी होती है कि वो डाटा शेयर करे। जिसके पास होगा वही शेयर करेगा और जाएगा सबको, क्योंकि इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, बट डेस्टिनेशन में एड्रेस जिसका होगा वो रख लेगा, बाकी सब उसे डिस्कार्ड कर देंगे। ये है जी ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट वन सेंडर ऑल रिसीवर, ब्रॉडकास्ट वन सेंडर ऑल रिसीवर। तो बाई कनेक्टिविटी के लिए ऐसे दो हो गए, पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट। पॉइंट टू पॉइंट के अंदर दो आ गए, स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। ब्रॉडकास्ट के अंदर दो आ गए, सैटेलाइट या रेडियो और रिंग टोपोलॉजी। बाई मीडियम होता है फिर जी क्लासिफिकेशन। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात अब तक ये है, ये हम टॉपिक क्या कवर कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क में चार हैं। पहला कौन सा है जी? बाई साइज, दूसरा बाई कनेक्टिविटी, तीसरा बाई मीडियम। तो मीडियम किस तरह का मीडियम यूज़ होता है? मेजर मैंने कैटेगरी यहाँ पे बताई है। एक तो गाइडेड होता है, एक अनगाइडेड होता है। गाइडेड मतलब अगर आप केबल यूज़ करते हैं तो उसे हम गाइडेड कहते हैं, चाहे वो कोएक्सियल हो, वो ट्विस्टेड पेयर हो या वो फाइबर हो, हम कहेंगे ये गाइडेड है। अगर आप वायरलेस यूज़ करते हैं, वायर फ्री, तो हम उसे कहते हैं ये अनगाइडेड है। इसमें इंफ्रारेड है, रेडियो है और माइक्रोवेव्स हैं। ये कॉपर वायर्स आ गई और ये फाइबर की वायर आ गई और ये वायरलेस आ गया जी। बाई मीडियम आप इस तरह से इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। बाई मोबिलिटी है जी। अब फिक्स नेटवर्क होता है और मोबाइल नेटवर्क होता है। बड़ी आसान सी बात है, आप अपने हाथ में मोबाइल लेके घूम रहे हैं, आप नेटवर्किंग का पार्ट हैं। हमने बात की कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइसेस। आपने डिवाइस आपकी कनेक्ट है, आप नंबर उठाएं, नंबर डायल करें, दूसरे से मिल जाएगा। क्योंकि हम जब हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सिम लगी हुई है, एक्टिव है, तो समझो हम नेटवर्किंग का पार्ट हैं। हम नेटवर्किंग का पार्ट हैं, कनेक्टेड हैं दुनिया से। और हम मोबाइल मतलब ये हम चलते फिरते कहीं पे भी, जिस तरह वायरलेस हम यूज़ कर रहे होते हैं, घर में वाईफाई लगी होती है, चलते फिरते कहीं पे भी मोबाइल नेट हम यूज़ कर रहे होते हैं, लैपटॉप है, जहाँ दिल करे लेके बैठ जाते हैं, तो ये मोबाइल नेटवर्क है। फिक्स्ड क्या है? जिस तरह आप उनके कंप्यूटर हैं, पीसी हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, वहाँ पे आपने केबल के थ्रू उनको कनेक्शन दे दिया, तो वो फिक्स्ड नेटवर्क है।
अगर आप मोबाइल पे नेट यूज़ कर रहे हैं तो ये मोबाइल है, मोबाइलिटी है नेटवर्क में। एक बार यहाँ पे कन्वर्ज्ड नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क बनाया, इसमें है क्या, होम नेटवर्क भी इसी के अंदर आता है, जो मतलब आप यूज़ करते हैं, केबल नेटवर्क आता है जो आप टीवी के ज़रिए यूज़ करते हैं, इंटरनेट है उसके थ्रू आप वॉइस ओवर आईपी, आप स्काइप पे यूज़ बात कर रहे हैं, जूम पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, समझो आप वॉइस ओवर आईपी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क हैं, जीएसएम जो हम घरों में यूज़ करते हैं, फिक्स नेटवर्क है जिस तरह हम पीटीसीएल से डीएसएल का कनेक्शन लेते हैं फिक्स्ड, ये सारा इकट्ठा हो रहा है। इंटरनेट क्या है, कन्वर्ज्ड नेटवर्क है। यहाँ पे दुनिया जहान के तरीक़ों से लोग कनेक्ट होते हैं, कोई फिक्स्ड है, कोई मोबाइल है, कोई केबल है, डिफरेंट मेथड्स हैं। और ये अगर सबको मैं इकट्ठा कर दूँ तो मैं इसे कह रहा हूँ कन्वर्ज नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क, ऑल आईपी नेटवर्क है। ये बात मैंने समझाई थी एक्चुअली मोबाइलिटी के हवाले से, तो मैंने वो सारा इकट्ठा कर दिया इसके अंदर। अब मैं अगर क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क की बात करूं तो बताएं जी, पहला कौन सा होता है जी, बाय साइज, गुड। दूसरा बाय कनेक्टिविटी, गुड। तीसरा बाय मीडियम, चौथा बाय मोबाइलिटी। चलें जी, ये हमारा टॉपिक कवर हो गया। अब अगली हम बात करते हैं कम्प्लेक्सिटी ऑफ नेटवर्क सिस्टम। ये जो नेटवर्क सिस्टम हम देख रहे हैं पीछे, ये जो नेटवर्क बनेगा, चलें जी आगे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो नेटवर्क बनेगा इसके अंदर कोई हब लगी हुई है, स्विच लगा हुआ है, सर्वर लगे हुए हैं, लोग आपस में कनेक्टेड हैं, इंटरनेट पे जा रहे हैं। तो ये इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है। मैनी डिफरेंट टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट। हाँ जी, मैं इंटरनेट से कनेक्टिविटी कर सकता हूँ थ्रू वीपीएन, मैं दूसरे बंदे से कनेक्टिविटी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मैं कनेक्टिविटी कर सकता हूँ। नेटवर्क की हमने डेफिनेशन की हुई, कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर, हम और डिवाइसेस, हम 2 या 200 डिवाइसेस को पर्सनली नेटवर्क के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम वैन के थ्रू भी कर सकते हैं इंटरनेट, हम मैन के थ्रू भी कर सकते हैं, मेट्रो एरिया प्लेटर नेटवर्क, हम लैन के थ्रू भी कर सकते हैं, हम मल्टी पॉइंट के तरीके से भी कर सकते हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट भी कर सकते हैं। कितनी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, बहुत ज़्यादा। तो हर एक मैनी डिफरेंट टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए ना कुछ स्टैंडर्ड रूल्स नहीं हैं कि आपने कौन सी लगानी, जो आपका दिल करे आप कनेक्टिविटी के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ कर लें। एक तो इसमें कम्प्लेक्सिटी ये है कि बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि विच वन इज़ बेटर एंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया कि विच वन इज़ बेटर। नो सिंगल अंडरलाइंग थ्योरी और मॉडल, कोई एक थ्योरी नहीं है, कोई एक मॉडल नहीं है कि हाँ जी आपने यही यूज़ कर लेना है, कोई एक सिंगल टर्मिनोलॉजी नहीं है। कुछ जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इतने कम्प्लेक्स हैं कि बहुत ज़्यादा, OSPF, कुछ इतने सादा हैं कि बहुत आसान, रिप। तो कोई एक परफेक्ट नहीं है, हालांकि दोनों का काम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है। रिप और OSPF का काम नेटवर्किंग प्रोवाइड करना है। OSPF बड़ा कम्प्लेक्स है, रिप बड़ा सादा है, समझ रहे बात को। अच्छा, उसके बाद नो सिमिलर यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी, VPN के अंदर किसी चीज़ को कैसे बोलेंगे, पैन के अंदर कैसे बोलेंगे, वैन के अंदर कैसे बोलेंगे, मतलब एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ हुई है। तो अगर मैं बात करता हूँ उसकी CSM में, तो CSM में मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ तरीके से वो उसको यूज़ करेंगे, तो इसलिए वो टर्मिनोलॉजी भी सेम नहीं है। बंदे को करना क्या पड़ता है, बहुत सारा चीज़ों को याद रखना पड़ता है कि फ़लाँ टोपोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में इस टर्मिनोलॉजी का क्या मकसद है, फ़लाँ टेक्नोलॉजी में इस टर्मिनोलॉजी का क्या मकसद है, मैंने कौन सी टेक्नोलॉजी चूज़ करनी है इस नेटवर्क के लिए। बड़ा नेटवर्क है तो मैंने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, मैंने फ्रेम रिले यूज़ करना है, मैंने ATM यूज़ करना है, मैंने इथरनेट यूज़ करना है, मुख्तलिफ़ तरीके हैं काम करने के। तो अब इसको फिर ओवरकम कैसे किया जा सकता है, इसको ओवरकम कैसे, इस पे ऊपर हम काबू कैसे पा सकते हैं। हम एक बात करते हैं, बजाय इसके कि आप इतनी सारी यूज़ करें टेक्नोलॉजी, आप क्या करें, कंक्रिएट इन अंडरस्टैंडिंग दीज कंसेप्ट। आप कंसेप्ट समझें बस, जिस तरह मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आपने इस लेक्चर से सीखना क्या है, कंसेप्ट सीखने हैं। आप कंसेप्ट सीखें, कंजक्शन क्या होती है, CSM में क्या होता है, IP क्या है, ब्रॉडकास्ट क्या है, MTU क्या है, मतलब जो मेजर टर्म्स होती हैं, मेजर कंसेप्ट होते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी के, वो आप सीख लें, मेजर सीख लें, मेजर टर्मिनोलॉजी सीख लें, और फिर जिस तरह की टेक्नोलॉजी आपके सामने आएगी उसके साथ से उसको एडजस्ट कर लें। आप बेसिक सीखेंगे और उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे एज पर टेक्नोलॉजीज।
ये थ्योरी है, थोड़ी बोर लगती है, कोई बात नहीं। ये हैं जी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, देखें प्रिंटर है, क्लाइंट हैं, ये कहानी है असल, ये बात मैं आपको बताता चलूँ, ये असल कहानी है। ये किसी ऑफिस का इन्वायरमेंट हो सकता है, यहाँ पे हब है, इसके थ्रू एक सर्वर जुड़ा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद ये एक वाईफाई राउटर है, मोबाइल लैपटॉप इससे कनेक्ट हैं, ये एक हब है, क्लाइंट इससे कनेक्ट है, प्रिंटर इससे कनेक्ट है, ये एक डिवाइस, ये डिवाइस, ये सारी आपस में कम्युनिकेट भी कर सकती हैं थ्रू राउटर्स। और अगर इंटरनेट पे जाना है तो थ्रू राउटर ये इंटरनेट पे भी जा सकती हैं। हम आने वाले दिनों में बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे हब, स्विच, राउटर, सर्वर। मैंने आपको बताया मैं सिमुलेटर्स का इस्तेमाल करके ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। चलें जी, हमारा अगला टॉपिक जो है वो है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग क्या होते हैं, जिस तरह से अभी आपको दिखाया है, ये प्रिंटर पड़ा हुआ है, देखें कितने सिस्टम आपस में कनेक्ट हैं। अगर इस सिस्टम ने प्रिंट देना है तो ये थ्रू नेटवर्किंग इस प्रिंटर से को कहेगा कि मुझे प्रिंट दो, ये रिसोर्स शेयरिंग है। ये एक सर्वर पड़ा हुआ है, ये फाइल सर्वर भी हो सकता है, DHCP सर्वर भी हो सकता है, FTP सर्वर भी, मैनी मोर, कोई भी सर्वर ये हो सकता है। ये क्लाइंट बहुत नॉर्मल सा है, इसकी हार्ड स्पेस बहुत कम है। अगर इसने डाटा लेना है तो ये बजाय इसके कि अपने हर एक सिस्टम में कोई ह्यूज किस्म का डाटा रखें, क्यों ना हम एक सर्वर ख़रीद लें और अच्छी किस्म का और सारा डाटा उसमें रखते हैं और बाकी जिसको ज़रूरत हो वो इस सर्वर से एक्सेस कर लिया करें। ये रिसोर्स शेयरिंग है। ये प्रिंट सर्वर है, ये फाइल सर्वर है, ये DHCP सर्वर है, HTTP सर्वर है, मैनी मोर। यही बात मैंने यहाँ पे की है। रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है कि रिसोर्स शेयरिंग मीन्स टू शेयर रिसोर्सेज अवेलेबल अमंग मैनी यूज़र्स, कि मैक्सिमम यूज़र के अंदर आप अपने रिसोर्स को शेयर करें। In an office, it is very expensive to give a separate printer to each worker. So if the printer is shared among the worker, then a single printer will be accessible to each worker. This lead to the motivation of resource sharing. उसके बाद हम बात करें, the goal of resource sharing is to make all program equipment and data available to anyone in data network without regard to physical location of the resource and the user. For example, the sharing of printer among the worker in office and is also sharing of information is a goal of resource sharing. बात आपको समझ आ गई रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है। अगला जो इसका टॉपिक है वो है प्रोबिंग द इंटरनेट। अब इंटरनेट को आपने प्रोब करना है। इसका क्या मकसद हुआ, हमने देखना है कि मेरे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं या नहीं है। बिलफर्ज मैं इस वक्त यूट्यूब से कनेक्ट हूँ कि नहीं हूँ, उसके लिए मुझे करना ये है कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी CMD ये कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन कर लिया। अब मैं YouTube से कनेक्ट हूं या नहीं, मैं लिखूं पिंग YouTube। मैं आने वाले दिनों में बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें समझी .com। यस, आई एम कनेक्टेड विद YouTube, क्योंकि मेरा नेट इस वक्त चल रहा है। ये मुझे क्या कहता है, ये मुझे IP एड्रेस बता रहा है कि जी आपने 216.58.210.78 IP एड्रेस, ये डोमेन नेम है। हमें डोमेन नेम पता है, कंप्यूटर बैक एंड पे IP एड्रेस यूज़ करता है। ये सारा कुछ समझाने वाला हूँ। आज का लेक्चर एक ओवरव्यू है थ्योरी के ऊपर। हम कह रहे हैं कि जी उसको हमने पैकेट भेजा, पिंग क्या है जी, हेलो। वो कहता है वालेकुम हेलो। तो हमने उसके पास पैकेट गया, 65 मिली सेकेंड का टाइम था। टाइम टू लिव 111। इसका मतलब ये है, ये आने वाले दिनों में समझाऊंगा ये क्या होता है कि YouTube का सर्वर जो है मुझसे 13 होप काउंट के फासले पे वाक़या है, क्योंकि TTL की वैल्यू होगी 64, 128 है, तो ये 17 होप काउंट के फासले पर है और 256। तो TTL अगर 111 आ रहा है, टाइम टू लिव, इसका मतलब है कि ये 17 होप काउंट के फासले पे जाके मुझे मिला। अब अगर YouTube का सर्वर ना चल रहा हो तो ये मुझे कुछ नहीं कहेगा। बिलफर्ज मैं ऐसी साइट जो एग्जिस्ट नहीं करती, पिंग mrsohel.com, ये एग्जिस्ट नहीं करती साइट। देखिएगा, उसने मुझे सीधा कह देना नॉट फाउंड। उसने ये नहीं बताना कि मेरा पैकेट कहाँ तक गया, कहाँ तक नहीं गया। पिंग यही करती है कि जो डेस्टिनेशन आप उसे कह रहे हैं क्या वो अलाइव है या नहीं है। पिंग क्या करेगी, जो डेस्टिनेशन आप उसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, वो अलाइव है या नहीं। अब पिंग बहुत सारी साइट ने ब्लॉक की हुई होती है, क्योंकि आप उनसे
आप अपना काम करोगे, आपको कहे हेलो, तो आप कहे जी हेलो, वो साइट पिंग ही ब्लॉक कर देते, कोई हमें पिंग कर ही ना सके। अब इसका क्या मकसद होगा? इसका क्या मकसद है कि वो साइट अलाइव है या नहीं, वो बंद है साइट? नहीं, साइट है मगर उसने पिंग अलाउ नहीं की हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिंग बेसिक टूल है। अ पिंग टूल इज यूज टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर होस्ट इज रीचेबल अक्रॉस एन आईपी नेटवर्क। A ping measure the time it take per packet to be sent from the local host to the destination computer and back. The ping tool measure and record the round trip time. Round trip time मतलब send से receive तक का वापस time and the packet and loss along with the path. अब ये देखें, ये मुझे क्या बता रहा है, कहना ping statistics for packet send 4, receive 4, loss कोई भी नहीं हुआ. Approximate round trip time in a millisecond, मिनिमम 43 मिलीसेकंड, मैक्सिमम 65 मिलीसेकंड, एवरेज 45 मिलीसेकंड। ये राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है? पैकेट डेस्टिनेशन तक गया फिर वापस आया, इसको हम राउंड ट्रिप टाइम कहते हैं। और पिंग बड़ा सादा सा टूल है, वो सिर्फ इतना ही बता सकता है कि साइट अलाइव है या नहीं, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। अब पिंग में प्रॉब्लम क्या है, ये मैं इसी साइड पे आपको लाना चाह रहा था। Remote computer might have a problem, local computer might have a problem, ping sometimes fail because of congestion. Congestion मतलब जब नेटवर्क में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है, जब नेटवर्क में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है, बिल फर्ज ये यहाँ पे स्विच है, इसको आपने पिंग किया, ये देखें ना कितनों को हैंडल कर रहा है, 5, 7, 10, 50 को, तो ये फिर पिंग वाले पैकेट को प्रोसेस नहीं करता, इसको हम कहते हैं कंजेशन हो जाना। तो इस वजह से भी पिंग फेल हो सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि डेस्टिनेशन जिसको आपने पिंग की वो डाउन है, इसका मतलब है कुछ ना किसी वजह से पिंग आपकी सक्सेसफुल नहीं हुई। तो इसका हल क्या है जी? सम नेटवर्क और कंप्यूटर रिजेक्ट्स द पिंग पैकेट्स, दे डू दिस टू अवॉइड डिनायल ऑफ सर्विस और फ्लडिंग अटैक, ये मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा। इन सब के बावजूद भी पिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसका प्रॉपर हल क्या है जी? ट्रेस रूट हम करते हैं जी, ट्रेस रूट क्या करेंगे जी? ट्रेस रूट करेंगे। ट्रेस रूट हमारे लिए क्या काम करता है? वो हमें ज़्यादा डिटेल देता है कि मेरा पैकेट कहाँ से गुजरा, किस किस नेटवर्क से होता हुआ डेस्टिनेशन तक गया और कहाँ पे जाके प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम कहाँ पे जाके आई। ये देखिएगा भी, TRACERT ट्रेसेट youtube.com, ये देखें वो मुझे क्या बताएगा, पूरी डिटेल देगा जी। वो मुझे कहता जी आपने जाना है 21658211078 पे, तो 36 मिलीसेकंड लगे, पहले तो मैं गया हूँ 192.168.42.129 पे, इस तरफ बताता चला जाएगा। रिक्वेस्ट टाइम आउट हुई, वो मुझे पाथ नहीं मिला, फिर वो आगे जाएगा, जहाँ जहाँ वो जाएगा वो बताएगा। ये देखे कहता फिर मैं इस राउटर के पास गया, पाथ बता रहा है पूरे का पूरा, पूरी पाथ एक्सप्लेनेशन हो रही है कि मेरा एक पैकेट जब यहाँ से निकलता है तो कहाँ कहाँ से होता हुआ डेस्टिनेशन तक जाता है, पूरी डिटेल आ रही है ये वाली। ये इसका फ़ायदा है ट्रेसर का। पिंग ने नहीं बताना था, पिंग ने बताना था सक्सेसफुल और फेल। अगर हम उसी को, अगर वो फेल कहता है तो मैं उसे क्यों ना ट्रेसर करके देखूँ कि कहाँ पे जाके प्रॉब्लम है, कहाँ तक मेरा पैकेट गया और फिर वहाँ से मुझे आगे कनेक्टिविटी नहीं मिली। ये चीज़ ट्रेसर मुझे बताती है। ये देख रहे हैं आप, वो जा रहा है, वो बता रहा है कि मैं कहाँ पे पहुँचा हूँ, statrex.com वहाँ पे गया हूँ, फिर 72 पे, मैनी मोर, वो चलता जाएगा, 108 के नेटवर्क पे पहुँचा वो, मतलब वो पूरा पाथ आपको बता रहा है। ये देखें जी, एट द एंड वो जाके पहुँचा है यहाँ पे जहाँ पे आपका यूट्यूब सर्वर एग्जिस्ट करता था। तो ये फ़र्क है पिंग और ट्रेसेट में। पिंग हाँ या ना में जवाब देती है और ट्रेसेट पूरी डिटेल देता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान कहाँ कहाँ से मैं गुजरता हुआ डेस्टिनेशन तक गया हूँ। ट्रेस रूट इज़ द, अच्छा याद रखिएगा, अगर राउटर पे कमांड देंगे तो ट्रेस रूट देंगे, कंप्यूटर पे देंगे तो ट्रेसेट देंगे, जैसे मैंने दी अभी अभी आपके सामने। ये देखें ट्रेसेट, TRACERT ट्रेसेट, आगे वेबसाइट का नाम। ट्रेस रूट इज़ अ नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल। किस लिए यूज़ करते हैं पिंग और ट्रेसर को? नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल है। पिंग क्या करेगी? सिंपल काम, आपको बताएगी डेस्टिनेशन अलाइव है या नहीं। अगर अलाइव है तो राउंड ट्रिप टाइम क्या है, टाइम टू लिव क्या है। टाइम टू लिव से मुराद कि मुझसे कितने राउटर दूर है, वो दरम्यान में कितने राउटर आते हैं, तो तब डेस्टिनेशन आता है।
A network diagnostic tool used to track a real time the pathway, यह भी मैंने आपको दिखा के लाया हूँ, taken by a packet on an IP network from source to destination. Regarding the IP addresses of all the router, it is ping in between. Traceroute also record the time taken for each hop the packet makes during its route to the destination. ये देखें अभी वो बता रहा था कि कितने मिली सेकंड लगे मुझे यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में, वो सारे सेकंड पे बता रहा था आपको। तो इसका मतलब है ट्रेसेट बेहतर है बजाय के पिंग। उसके बाद अगर हम चलें तो एक चीज़ है पैकेट। अब जी पैकेट क्या चीज़ है? अच्छा जी, पैकेट क्या होता है? पैकेट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा सेंट ओवर अ नेटवर्क सच एज अ लैन और द इंटरनेट। Similar to a real life packet, each packet include a source and destination as well as the control or data being transferred. अच्छा, बड़ी सादा सी बात याद रखें आप। एक पुराने वक्तों में हम लेटर लिखा करते थे, एक लेटर लिख रहे हैं तो वो लेटर हम क्या करते हैं, एनवेलप के अंदर डाल दिया। असल डाटा हमारा वो है, ऐसे ही हो गया, असल डाटा वो है। तो अब हमने सेंडर का एड्रेस भी लिखा है, जो भेज रहा है, जिसने रिसीव करना है हमने उसका एड्रेस भी लिखा है। अब तरीकाकार क्या है, तो मुख्तलिफ कंट्रोल मैकेनिज्म है। पैकेट लेटर बॉक्स में डाला, वहाँ पे कोई मोहरें लगी, जिस शहर में जाना है उस शहर के रेलवे के अंदर उसे डाला गया, वहाँ पे डाकियों को मिला, डाकिया उस इलाके का, जिस इलाके का ये लेटर है उसके हवाले, मतलब इस तरह राउट होता हुआ हमारा वो डाटा कहाँ पे पहुँचता है, डेस्टिनेशन तक पहुँचता है। रियल वर्ल्ड की एग्जांपल के तौर पर ये पैकेट है। जब हम डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं तो वो बिट्स नहीं होती, याद रखिएगा। वो आपको पता है कंप्यूटर में बिट्स होती हैं, बिट्स नहीं, सम बिट्स को इकट्ठा करके उसका एक चंक बना लिया जाता है। कुछ बिट्स को इकट्ठा करके उसका एक चंक बना लिया जाता है, मतलब बहुत बड़ा डाटा है ना। चलिए ऐसा समझाता हूँ मैं आपको कि बहुत बड़ा डाटा है। तो बहुत बड़े डाटे को क्या किया जाता है, उसके बहुत बड़े डाटे को हम सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट के छोटे छोटे चंक किए जाते हैं, मतलब सेगमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। आपने एक बुक भेजनी ईमेल के ऊपर, तो बुक बहुत बड़ा डाटा है। तो आपको क्या लगता है, को जो डेस्टिनेशन है उसको वो MTU इतना नहीं है, मतलब रिसीविंग साइड इतनी पावरफुल नहीं है कि वो इतने MB का डाटा एक ही वक्त में रिसीव कर सके। तो इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि जो बहुत बड़ा डाटा है उसको चंक कर लिए जाते हैं, उसके और छोटे छोटे पीस बना लिए जाते हैं, जिसको हम पैकेट कहते हैं। उस पैकेट के ऊपर हम फिर क्या करते हैं, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस लिख देते हैं और उसको कोई नंबर दे देते हैं, ठीक है। और डेस्टिनेशन पे जाके वो पैकेट सारे इकट्ठे होते रहते हैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वो पैकेट इकट्ठे होते रहते हैं, दोबारा से एक डाटा बन जाता है। अब मैंने बात क्या कही, मैंने कहा जो बहुत बड़ा डाटा होता है, जो सेगमेंट होता है, उसके पीसेस कर दिए जाते हैं, स्मॉल चंक्स बना दिए जाते हैं। उन स्मॉल चंक्स को हम पैकेट का नाम देते हैं। हर पैकेट के ऊपर फिर डेस्टिनेशन का IP और भेजने वाले का IP लगा दिया जाता है। इसको हमने पैकेट का नाम दिया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा मुझे? इसका बेनिफिट मुझे ये होगा कि ये सोर्स डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के कई रास्ते हैं पहुंचने के। कोई पैकेट यहाँ से गुजरता हुआ डेस्टिनेशन तक आ जाएगा, कोई यहाँ से गुजरता हुआ आ जाएगा, कोई यहाँ से गुजरता हुआ आ जाएगा, और इस तरह से हमारा डाटा डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा। वहाँ पे जाके रीसैम्पल हो जाएगा और दोबारा डाटे की फॉर्म अख्तियार कर लेगा। एक और चीज़ बताता चलो, हम पैकेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हम पैकेट का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं कि बिलफर्ज ये इस सिस्टम को डाटा भेजना चाहता है। तो इसने क्या किया, ये जब तक डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर लेता, इसने ये लाइन बिजी कर दी। जब तक ये डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, इसने ये लाइन बिजी कर दी। अब जब तक लाइन बिजी रहेगी, कोई और एप्लीकेशन डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी। ये बात बहुत ज़रूरी थी जो समझानी थी मुझे। इसको हम सर्किट स्विचिंग कहते हैं। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि टेलीफोन लाइन है ना, टेलीफोन लाइन, आप जब शुरू में वो टेलीफोन किया करते थे तो सर्किट स्विचिंग यूज़ होती थी। जब आपको एक कॉल आपकी आ रही है तो बैक साइड पे आपकी कॉल होगी 3 घंटे की, 3 घंटे तक कोई आपको बीच में कॉल नहीं कर सकता जब तक आपकी कॉल चल रही है। अब आप पैकेट स्विचिंग यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर बात कर रहे हैं, स्काइप के ऊपर कर रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कर रहे हैं, मोबाइल आपका अब आपको बता देता है कि क्योंकि पैकेट स्विचिंग है,
वो आपको आइडिया हो जाता है, आप मल्टीपल लोगों से एट ए टाइम बात आप कर सकते हैं। पहले आप कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं करते थे जो हमारे सादा PDCL लाइन थे, अब जब पैकेट स्विचिंग की बात हुई तो अब आप कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ लोग एट ए टाइम बात कर रहे होते हैं। इसकी इसी तरह से पैकेट स्विचिंग भी है। पैकेट स्विचिंग के अंदर डाटे को जो चंक्स में कन्वर्ट किया जाता है और डिफरेंट, अब इस कंप्यूटर ने 5-7 एप्लीकेशन भेजनी थी, उसने कुछ पैकेट एक एप्लीकेशन के भेजे, कुछ दूसरी के, कुछ तीसरी के। अगर तो ये पैकेट स्विचिंग ना होती, सर्किट स्विचिंग होती, जब तक वो एक एप्लीकेशन का सारा डाटा ना ट्रांसफ़र कर लेता, दूसरी एप्लीकेशन वेट करती रहती कि कब मेरी बारी आए और मैं डाटा ट्रांसफ़र कर सकूं। अब ऐसा नहीं है। पैकेट स्विचिंग की सूरत में क्या है, आपका जो डाटा है वो चंक्स बन जाते हैं। हर एप्लीकेशन, आपके कंप्यूटर में 20 एप्लीकेशन चल रही हैं, जो आपने डाटा जिसका भेजना है, उसने 2 पैकेट एक एप्लीकेशन के लिए, 2 एक के, 2 एक के, इस तरह सबका डाटा ट्रांसफ़र होता जा रहा है। आप अपने कंप्यूटर पे आते हैं, आपने यूट्यूब भी चला लिया, आपने गूगल भी चला लिया, आपने व्हाट्सएप भी चला लिया, आपने मैनी मोर एप्लीकेशन चला ली। आपको क्या लगता है वो सारे नहीं काम कर रहे होते? क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि पैकेट स्विचिंग की मदद से कर रहे होते हैं। अगर पैकेट स्विचिंग ना होती, आपने गूगल चला लिया तो सारी लाइन उसने बिजी कर दी, बाकी सारी ना कोई इन्फॉर्मेशन आनी थी ना जानी थी, क्योंकि वो तो जब गूगल आप ख़त्म करेंगे तो बाकी किसी एप्लीकेशन को मौका मिलेगा वो डाटा सेंटर रिसीव कर सके। अब जब पैकेट स्विचिंग है तो होता क्या है कि हर एप्लीकेशन के कुछ पैकेट्स, क्योंकि डाटे को तो आपने चंक्स में कर लिया, जिसे हमने पैकेट का नाम दे दिया, कुछ पैकेट्स हैं सारी एप्लीकेशन के जा रहे हैं। आपको नज़र आ रहा होता है कि हर एप्लीकेशन थोड़ा थोड़ा काम कर रही है। मेरा ख्याल है आपको पैकेट समझ आ गया होगा। अ नेटवर्क पैकेज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द हेडर, पेलोड एंड ट्रेलर। अब ये क्या बात है, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि जब रियल वर्ल्ड की बात करें, एक्चुअल डाटा एलएमएल के अंदर है तो रिसीवर और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, ये हेडर और ट्रेलर कहलाते हैं यहाँ पे। ईच कंटेनिंग वैल्यू दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट, द हेडर कंटेन द सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस, प्रोटोकॉल एंड पैकेट नंबर। वाई वी नीड पैकेट रादर देन बिट्स, हमें बिट्स की पैकेट की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैं वो बात समझा चुका हूँ, फिर भी इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। द आंसर इज टू दिस क्वेश्चन इज बिकॉज अ सेंडर एंड रिसीवर नीड टू कोऑर्डिनेट टू डिटेक्ट ट्रांसमिशन एरर। आल्सो द इंडिविजुअल कनेक्शन बिटवीन ईच पेयर ऑफ कंप्यूटर इज़ नॉट पॉसिबल। इस कंप्यूटर ने 10 कंप्यूटर को डाटा देना है, ये पहले इससे कनेक्शन इस्टेब्लिश करे और सारा डाटा ट्रांसफ़र करे, फिर इससे कनेक्शन इस्टेब्लिश करे, फिर इससे, आपको मैंने कब बताया, आप यूट्यूब पे भी लॉगिन हैं, आप गूगल पे भी हैं, आप फेसबुक पे भी हैं, तो क्या जब तक फेसबुक चलाएंगे बाकियों से बात नहीं करेंगे? नहीं, आप करेंगे। क्यों? आप कहते हैं कि ये मेरा जो भी एप्लीकेशन चल रही है उसमें से जो भी डाटा जाएगा वो पैकेट की सूरत में जाएगा। मेरे पास जितना MB है, जितना पाथ है, जितनी बैंडविड्थ है, उस हिसाब से मेरे पैकेट्स बनते जाएंगे। कुछ पैकेट चले जाएंगे गूगल को, कुछ चले जाएंगे यूट्यूब को, कुछ चले जाएंगे फेसबुक को, और मेरा काम होता रहेगा। अगर ये बिट्स होती तो आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करके वो बिट्स ट्रांसफ़र करनी पड़ती। अब ये पैकेट हैं, वो अपना रास्ता ढूंढता डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। अच्छा जी, दैट्स वाई टू सेव दीज प्रॉब्लम शेयर नेटवर्क कनेक्शन आर मेड अमंग मैनी वर्क स्टेशंस। अब एक विदाउट पैकेट जो भी मैं बातें कर चल रहा था उसकी एग्जांपल दे दूं। अगर आप एक 5 MB की फ़ाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं 56 kbps स्पीड के ऊपर, तो ये उसका फार्मूला मैंने लिखा हुआ, आपको 11 मिनट लगेंगे, 12 मिनट लगेंगे, और 12 मिनट तक आप और कोई काम नहीं कर सकेंगे विदाउट पैकेट। अगर आपने पैकेट्स में काम किया हुआ है तो आपको 0.143 सेकंड लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसने तो सारी एप्लीकेशन नहीं ना भेजनी, उसने हर एप्लीकेशन से कुछ ना कुछ भेजना है। आपने जो 5 MB की फ़ाइल थी, मे बी जो वेट कर रही थी वो 1 KB की फ़ाइल हो बैक एंड पे, जैसे ही उसका नंबर आया वो एप्लीकेशन तो ख़त्म हो गई ना, फिर उसकी तो ज़रूरत ही ख़त्म हो गई, उसे तो वेट ही नहीं करना पड़ा। तो ये फ़ायदा है पैकेट्स का, बाकी मैंने लिखा हुआ है, आप इसको देख भी सकते हैं। ये पैकेट की सूरत में हम मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करते हैं। एक साइड पे मक्स लगा होता है, दूसरी साइड पे डीमक्स लगा होता है। ये देखें 4 एप्लीकेशंस हैं, 1 2 3 4। ये अपने पैकेट्स भेज रही है, ये अपने भेज रही है, ये अपने, ये एक कॉमन शेयर मीडियम है, वहाँ से डाटा शेयर हो रहा है, वहाँ पे आके ये हर एक को जिस जिस एप्लीकेशन को देना है डीमक्स उसे वहाँ पे पहुँचा देता है। इस चीज़ को हम कहते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ड्यू टू टाइम मैं अब थोड़ा सा ज़रा जल्दी कर रहा हूँ। तो ये आप बड़ा सादा सा कंसेप्ट है कि 4 एप्लीकेशंस हैं, वो डाटा मक्स को देती हैं और कॉमन पाथ पे वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, वहाँ पे डीमक्स लगा होता है, वो देखता है किस एप्लीकेशन को देना है, डाटा उसके हवाले कर देता है।
अब एक चीज़ रह गई, डिफरेंस बिटवीन पैकेट एंड फ्रेम। यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ, मैंने आपको एक बात, सादा सी बात आपके जहन में ये तो हमेशा याद रखनी है कि जो डाटे को हमने चंक्स किया वो पैकेट कहलाता है। अब मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी में पैकेट मुख्तलिफ तरह से बनते हैं। अगर ये टर्म तो है ना, डाटे को चंक्स में बनाना पैकेट है। अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से ना कुछ उसमें चेंजेस करनी पड़ती हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं वो फ्रेम है, इस चीज़ को हम कहते हैं वो फ्रेम है। तो ये मैंने इसका बताता चलूँ आपको, स्टार्ट ऑफ हेडर है, एंड ऑफ ट्रेलर है, ब्लॉक ऑफ डाटा इन फ्रेम है। ये ऐसे होता है जी। कुछ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती हैं, मतलब ये भी तो बताना है ना कि मेरा अगला चंक कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और इसमें डाटा कहाँ पे है। ये चीज़ें भी तो बतानी होती हैं, इसके लिए से हेडर और ट्रेलर साथ अटैच करते हैं। इजाफी या कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो हम फ्रेम के साथ लगाते हैं उसे हेडर और ट्रेलर कहते हैं। इजाफी या कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो हम फ्रेम के साथ लगाते हैं इसे हम ट्रेलर कहते हैं, हेडर और ट्रेलर कहते हैं। ये मैंने दिखाया कुछ डिफरेंस बिटवीन पैकेट एंड फ्रेम। ये जी ATM का मैंने आपको पैकेट दिखाया, ये मैंने आपको ईथरनेट का दिखाया। देखें ना फ़र्क है वो किस तरह से है। पे लोड का मतलब जो डाटा मैं भेज रहा हूँ उसे पे लोड कहते हैं। ये और तरह का है, ये और तरह का है। इसका मतलब है जेनेरिक कंसेप्ट है पैकेट। डाटे को चंक्स में कन्वर्ट करना पैकेट कहलाता है। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी उसमें जो वेरिएशन आती हैं फिर उसे हम फ्रेम कहते हैं। अगर आपको किसी कंसेप्ट का ना समझ आई हो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं अगले लेक्चर में पहले वो कंसेप्ट क्लियर करूँगा और फिर मैं अगला वीडियो बनाऊँगा। अगर समझ आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये एक और स्लाइड रह गई थी, चले वो भी डिस्कस करते चलें। सेगमेंट कहलाता है ये, TCP सेगमेंट OSI लेयर 3 ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर सेगमेंट कहलाता है। और IP जो होती है उसके ऊपर ये पैकेट कहलाता है, और डाटा लिंक के ऊपर आके ये फ्रेम कहलाता है। इसका मकसद क्या है मैं दोबारा से बताता चलूँ। OSI मॉडल अगर आपने नहीं देखा हुआ तो मेरा लेक्चर ज़रूर देखिएगा, OSI मॉडल इन उर्दू। उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ इस मॉडल चीज़ को, पैकेट, फ्रेम, सेगमेंट, बिट, ये सारा कुछ वहाँ पे मैंने PDU हर चीज़ डिस्कस की हुई है। जो अब एक बात करके मैं इस लेक्चर को ख़त्म करूँगा। चंक्स में कन्वर्ट करना डाटा को पैकेट कहलाता है। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी डिफरेंट फॉर्मेट में यूज़ करना फ्रेम कहलाता है। फ्रेम डाटा लिंक लेयर पे होता है और पैकेट नेटवर्क लेयर पे होता है। थैंक यू वेरी मच जी। क्यूरी ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।